नमस्ते बच्चों, क्लास 11th हिंदी और काव्य खंड में हम पाठ 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पथिक। वह पढ़ने से पहले हम राम नरेश त्रिपाठी जी का परिचय पढ़ेंगे, जो कि इस पद के रचने वाले यानी रचयिता कवि हैं। राम नरेश त्रिपाठी आप सभी अपनी पुस्तकों में देखें। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 और एनसीईआरटी पुस्तक के अनुसार 1881 में जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी धार्मिक एवं कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। इनकी स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही चल सकी। अब हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। त्रिपाठी जी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने काव्य यानी कविता, नाटक, कहानी, निबंध और आलोचना संबंधी अनेक कृतियां लिखी, जो निम्न हैं। पहले हम इनके खंड काव्य की बात करेंगे। तो इनके द्वारा जो रचित खंड काव्य है वह है पथिक, मिलन और स्वप्न। फिर कविताओं का संग्रह मानसी, और इनके द्वारा संपादित कविता कौमुदी 8 भाग और ग्राम गीतों का संग्रह। राम नरेश त्रिपाठी जी की अगर मृत्यु की बात करें तो उनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 में उनका स्वर्गवास हो गया। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इन्हें छायावाद के जो पहले का युग था, उससे पहले इनके द्वारा खड़ी बोली को विशेष महत्व दिया गया है। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वह तो उन्होंने ग्रहण करी, लेकिन बाद में स्वयं के अध्ययन के द्वारा ही विविध भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया, जिसमें वह भाषा हैं हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनके समय पे जो कवि थे उन्होंने अपनी कविताओं के जो विषय लिए थे वो समाज सुधार से संबंधित थे, लेकिन उनने उसको न अपनाकर उनकी कविताओं में रोमांटिक व प्रेम पूर्ण कविताएं लिखी गईं। उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम दोनों मौजूद हैं, यानी जो प्रेम, कैसा प्रेम, देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम दोनों को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से वर्णित किया है, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया। कविता कौमुदी जो कि 8 भाग में है, उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्र किया था। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की। प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वही बसना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह
मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पढ़ना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदवादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। तो आइए हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। पथिक। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारित माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। प्रतिक्षण हर पल नूतन नया, निराला अनोखा, रवि सूर्य। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। प्रस्तुत पद में कवि ने सागर और बादल के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। सागर के किनारे खड़ा पथिक इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अभिभूत है। समुद्र के किनारे खड़ा पथिक प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का आनंद उठा रहा है। आसमानों में बादलों की पंक्ति हर क्षण अपना नया रूप धारण कर रही है। रवि के सम्मुख थिरक रही नभ में वारित माला, विविध नयनाभिराम रंगों से युक्त यह बादलों की माला सूर्य के सम्मुख नृत्य करती सी प्रतीत हो रही है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। कवि आगे कहते हैं कि नीचे दूर दूर तक फैला हुआ नीला सागर अत्यंत मनोहारी है, तो ऊपर नीला आकाश विस्तृत रूप में चहुं ओर फैला हुआ है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। प्रकृति का यह मनोहारी दृश्य पथिक को अत्यंत प्रिय है। वह रोमांचित होकर कल्पना करता है कि काश ऐसा हो कि वह बादलों पर बैठकर धरती और आसमान के मध्य दूर तक विचरण कर सके। रत्नाकर गर्जन करता मलयानिल बहता है। अलौकिक दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि एक ओर नीचे समुद्र गंभीर गर्जना कर रहा है, तो दूसरी ओर चंदन वन धारण किए मलय पर्वत से शीतल एवं सुगंधित हवा बह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। पथिक कहता है कि हे प्रिय, सागर की यह गर्जना और मलय पर्वत से आती शीतल सुगंधित हवा उसके मन में इतना अधिक उत्साह भर रही है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, कि उसके मन में सागर की लहरों पर बैठकर इतने विशाल और दूर तक फैले इस महिमायुक्त समुद्र के घर के कोने कोने में घूमने की इच्छा बलवती हो रही है। मेरा मन इन समुद्र में विद्यमान सौंदर्य के प्रत्येक बिंदु का समीप से स्पर्श करना चाहता है, उसका आनंद उठाना चाहता है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिन कर बिंब अधूरा। समुद्र के किनारे खड़ा पथिक सूर्योदय की अनुपम छटा का वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र के जल की सतह से जब सूरज का अधूरा अर्धनिर्मित सा प्रतिबिंब उभरता है, तो कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत का उगूरा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धन की आराध्य देवी लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर का कोई गुंबद धीरे धीरे जल की सतह के ऊपर आ रहा है। लाने को नीच पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अवसारी रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। ऐसा लग रहा है कि समुद्र अपनी लहरों पर लक्ष्मी जी की सवारी के स्वागत अभिनंदन में रत है, और इसके लिए उसने सूर्य के प्रकाश से आलोकित सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है। संपूर्ण दृश्य अत्यंत मनोहारी एवं अकल्पनीय है। अभिप्राय यह है कि सूर्य
और सूर्योदय के समय सूर्य की सुनहरी किरणें समुद्र की जल की ऊपरी सतह पर चारों ओर बिखर गई हैं। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर, निडरता से भरा अंचल एवं गंभीरता धारण किए हुए समुद्र गर्जना कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर, अति सुंदर। एक लहर के ऊपर दूसरी लहर के अध्यारोपित होने से, यानी एक के ऊपर एक दूसरी लहर के आने से अत्यंत सुंदर दृश्य पैदा हो रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। कवि अपने सहचरी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे संगिनी, मैं प्रेम के तत्व से परिपूर्ण कल्याणकारी हृदय से इस दृश्य के आनंद का अनुभव करके देखो और मुझे बताओ कि क्या कोई प्राणी प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य से भी बड़ा सुख भला कहीं और प्राप्त कर सकता है। अनुभव करो हृदय से, हे अनुराग भरी कल्याणी। प्रकृति के इस अनुपम एवं नूतन स्वरूप को देखकर हृदय में परम आनंद की अनुभूति हो रही है। बच्चों, इसके आगे पद्य कविता का अनुवाद अब हम कल करेंगे। और अब आप सभी को राम नरेश त्रिपाठी जी का यह जीवन परिचय अपनी अपनी कॉपियों में लिखना है।